Hello and welcome to this video. This is my first video to you. First of all, I want to introduce myself. I am Chandan Puri and I have already qualified for this BPSA and I am posted as a Deputy Superintendent of Police in Bihar itself. First of all, in this video, I will try my best that how will you prepare yourself for this 65th BPSC interview. First of all, I would like to congratulate all the candidates who have already cleared their mains examination and they are going to appear for the interview classes. I know that many of you have a lot of apprehensions about this interview. बहुत लोगों के मन में घबराहट होगी कि जब मैं इंटरव्यू जाऊंगा तो कैसे देना है, क्या करना है. सो आई अश्योर यू ऑल दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो you would feel very confident and you will find this video very useful. So please watch this video. First of all, I will discuss the interview, and in this video of the first section I will explain to you how this interview is different from the PT and mains examination. See, first it is a personality test. It's not a test about your knowledge. Your knowledge has already been tested in your PT and mains examination. So here what the interview board, where the interview board is interested, so आप कितने suitable है इस job के लिए. That's why यहाँ पे ये देखा नहीं जाएगा कि आप कितने knowledgeable हैं, इसमें ये देखा जाएगा कि आप इस जॉब के लिए कितने सुटेबल हैं. दैट्स वाई इसको पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है. योर पर्सनैलिटी विल बी असेस्ड इन दिस 15 to 20 मिनट्स इंटरव्यू. पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि दे विल सी योर इंटीग्रिटी, योर लीडरशिप क्वालिटी, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़, कि ये सारे क्वालिटी जो है, योर पेशेंस, योर डिसिप्लिन, ये सारे चीज़ जो है ये देखा जाएगा कि आपके इंटरव्यू में कि ये आप में है या नहीं है. सो यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ इस तरह से ताकि आपकी पर्सनैलिटी उभर कर वहाँ पे आए. नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर्सनैलिटी. एक मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन इंटरव्यू का जवाब दिए और फिर भी उन्हें बहुत कम मार्क्स आया. लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू बोर्ड के बाद में आएंगे और उन्होंने कहेंगे कि इन्होंने 10 में से 4 क्वेश्चन ही जवाब दिया अच्छे से, लेकिन उन्हें काफ़ी अच्छा मार्क्स आया. ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये पीटी और मेंस से डिफरेंट है. पीटी या मेंस में आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना मार्क्स मिलेगा, लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि आपके पर्सनैलिटी जज करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा जाता है. हो सकता है कि वो 4 ही क्वेश्चन पूछे और ये आपका आंसर इतना अच्छा था कि उसी से आपके पर्सनालिटी को वो जज कर लिए और उन्हें लगा कि नो, दिस कैंडिडेट इज़ सुटेबल फॉर दिस जॉब और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. सो कैसे आपको आंसर देना है ये चीज़ इसमें बड़ा महत्व रखता है. सेकेंड थिंग, यू हैव टू आंसर देन एंड देयर. इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसी समय आपको आंसर देना पड़ता है. आपको सोचने का समय नहीं है. आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीटी का या मेंस का एग्जामिनेशन देते हैं, आपको लगता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन स्विच अप टू 5th नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर क्वेश्चन पे चले जाए और फिर जब दिमाग में आया तो 4th का आंसर दिए. लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको उसी समय वो आंसर देना पड़ेगा. इसके लिए ये कहने का मतलब क्या है, ये तो सब कोई जानता है कि वहीं पे आंसर देना है, लेकिन ये पॉइंट्स बताने का मतलब ये है कि जब भी इंटरव्यू के लिए आप अपना आंसर प्रिपेयर कीजिए वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए. सिंपल इस सेंस में जो है सो डैट यू कैन ईजिली रिकॉल. आप इतना कम्प्लेक्स डिफिनीशन रट लिए, इतने सारे डेटा आप मगअप कर लिए, बट वहाँ पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं. सो जो भी आंसर दिए कॉन्सेप्ट को समझिए और उसको जितने सिंपल तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, जितने सिंपल तरीके से उसे दे सकते हैं, वो आप अपने दिमाग में रखिए. बिकॉज़ वहाँ पे आपको सोचने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होगा.
थर्ड चीज़ कि जब आप आंसर देते हैं उस समय आप बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि जो आगे के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो काफ़ी डिपेंड करेगा कि आपके पहले वाले क्वेश्चन का आपने आंसर क्या दिया है। पहले वाले क्वेश्चन से ही आपके बाद के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सपोज़ अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इंडो नेपाल रिलेशन के विषय में, ठीक है, आप उसका आंसर देते हैं इंडो नेपाल रिलेशन के विषय में, और आंसर में आप बताते हैं कि नेपाल इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सार्क कंट्रीज। सो इंटरव्यू बोर्ड के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सार्क से पूछा जाए, व्हाट इज सार्क, व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ द सार्क। ये बताना ये ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू में वैसे वर्ड, वैसे कॉन्सेप्ट को अपने आंसर में ना यूज करें जो आप पूरी तरह से नहीं जानते हो। आपने यूज कर दिया कि नेपाल इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सार्क, और जब से आपसे सार्क पूछा जाता है और आप सार्क का जवाब नहीं देते हैं तो ये काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। इसीलिए प्लीज़ while answering the question please use the concept and the term which you are well aware of you। इससे एक और फ़ायदा है, आप चाहें तो अपने इंटरव्यू को जिस तरह से आप चाहते हैं अपने कंफर्टेबल जोन में उसको ला सकते हैं। जैसे कि आप अगर सार के विषय में काफ़ी कंफर्टेबल है तो एक टर्म आप सार का यूज कर देंगे, हो सकता है कि उससे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स टेम्प्ट हो जाए और वो सार के विषय में आपसे पूछना शुरू कर दें। सो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए। पहला ये कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसलिए नॉलेज से ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सनालिटी को कितना ज़्यादा उभारते हैं, कितने ज़्यादा किस तरह से आप आंसर देते हैं, आपका अप्रोच क्या है, ये ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड ये कि आप जो भी आंसर प्रिपेयर करें वो इतना सिंपल प्रिपेयर करें, बिकॉज आपको उसी समय उसको रिकॉल करना है, उसको रिप्रोड्यूस करना है। थर्ड कि जब आप आंसर दें तो प्लीज़ वैसे वर्ड्स कॉन्सेप्ट यूज़ ना करें जो आप पूरी तरह से जानते नहीं हैं, क्योंकि उस पर आपसे फर्दर क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। सो ये कुछ इनिशियल टिप्स हुआ। नाउ विल स्विच टू अनदर टॉपिक, द एरियाज ऑफ द टॉपिक्स विच यू शुड प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू। सी वाइल प्रिपेयरिंग ऐसे कहा जाता है कि इंटरव्यू का जो है सो कोई सिलेबस नहीं है। पीटी और मेंस का सिलेबस है, वह इंटरव्यू का सिलेबस नहीं। इंटरव्यू का क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। आप एरियाज़ चूज़ कर सकते हैं, और अगर उन एरियाज़ को अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल फाइंड दैट द मैक्सिमम क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट एरियाज ओनली। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका डैफ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक फॉर्म मिलता है जिसको आपको भरना पड़ता है। इस फॉर्म को यू हैव टू फिल अप दैट फॉर्म, एंड जैसे उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं तो उसमें सारे इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू पुट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होता है? द नेम, योर नेम, अगर आप जॉब करते हैं तो योर प्रोफेशन, योर फादर्स नेम एंड प्रोफेशन, ये सारे चीज़ उसमें देने पड़ते हैं। इन सभी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको इसको प्रिपेयर करना है। बीपीएससी में हो सकता है कि वो आपके नाम या ज़िला ना पूछें, बहुत सारे ऐसे होता है, बट यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन ऑल दिस टॉपिक्स। मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मेरा नाम चंदन है। जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो 5 to 6 क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ चंदन से पूछा था। अब पूछेगा कि चंदन से क्या क्वेश्चन पूछा? चंदन मतलब सैंडलवुड, चंदन का लकड़ी। तो फर्स्ट दे आस्क कि विच रीजन्स ऑफ इंडिया what are suitable for the plantation of sandalwood, which state is the largest producer of sandalwood, चंदन। इतना ही तक नहीं रुके, they start questioning about the sandalwood smuggler चंदन तस्कर बीरप्पन। Even they ask the question, can you name the operation
जिसमें कि चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था, उस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ये यूपीएससी की मैं बात बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि आपके नाम पे कहाँ तक जाया जा सकता है। तो आप अपने नाम का देखें कि उसके नाम का मीनिंग क्या होता है, उससे संबंधित भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के विषय में आपको जानना चाहिए। सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक, तो यू शुड नो द क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क क्वेश्चन अबाउट द number of nationalized banks, banking reforms. Suppose if you are working in SBI, they can ask who is the chairman of SBI. So such type of question they can ask. तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने प्रोफेशन के विषय में ट्राई टू जनरेट एज मच क्वेश्चन एज यू कैन। आप सोचो कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे उस क्वेश्चन को आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करने एंड यू ट्राई टू आंसर इट। उसी तरह आपके फादर्स के ऑक्यूपेशन या प्रोफेशंस के विषय में पूछा जा सकता है। सपोज योर फादर इज़ अ फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट, दे कैन आस्क अबाउट द खरीफ क्रॉप, द रबी क्रॉप्स, द फार्म लॉज। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अबाउट the district and the state, the home state. Definitely you are appearing for the BPSC examination, that they will ask question about बिहार। बिहार को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। You should know all the census data about बिहार, you should know the economy, history, geography and culture of बिहार। ये सारे चीज़ आपको अच्छे से जानना चाहिए, इसको मगअप नहीं करना है। You have to understand। सेंसस डेटा अगर आप जानना चाहते हैं तो सेंसस डेटा का डज नॉट मीन जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द डेटा। आपको उस डेटा पे सोचिए, उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आप चाहे तो खुद भी जनरेट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज़ सेंसस डेटा में अगर वो पूछते हैं अबाउट अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के विषय में पता है पूछा जाता है कि इसमें पूछा जा सकता है कि कॉजेस फॉर द लो अर्बनाइजेशन इन बिहार, उसके क्या कारण हो सकता है। सो व्हाई द सेक्स रेशियो इज़ वेरी लो। और उसमें आपके भी व्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि आप जो है इसको ठीक करने के लिए आपके मन में अगर कोई उपाय है या आप कोई सॉल्यूशन इसको सजेस्ट करना चाहते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कीजिए। अगर आप ज्योग्राफी के विषय में प्रिपेयर करें तो रिवर्स जो बिहार के हैं, वो जो मिनरल्स हैं, ये सारे चीज़ जो है वो यू शुड कीप इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यू क्लासेस। सो डैफ में इन चीज़ों के अलावा और क्या होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपके ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ठीक है, आपका ऑप्शनल तो पूछा जाएगा ही, लेकिन ऑप्शनल्स के साथ साथ योर ग्रेजुएशन, द ऑनर सब्जेक्ट, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है योर पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, और इफ़ यू हैव एनी टेक्निकल डिग्री देन दे कैन फ्रेम क्वेश्चन ऑन दीज। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर दोनों एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एक है देन अच्छा है। अगर आपका दोनों अलग है तो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ। They can ask the graduation subject या honor subject also. Suppose your honor subject is history, then you should know history. हिस्ट्री में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन की तरह उसको प्रिपेयर करना है। सब ब्रॉडर टॉपिक, सब मेजर टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री, यू शुड नो द मौर्यन एम्पायर, यू शुड नो द मुगल एम्पायर, द मॉडर्न हिस्ट्री, दीज आर द टॉपिक्स विच यू शुड नो। एंड हियर ऑल्सो योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अगर अलग है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को भी आपको क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे एंड यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल। ये जो प्रिपरेशन आप जब करेंगे तो आपने मेंस में जिस तरह से डिफिनीशन आप याद किए होंगे, डिफरेंट राइटर्स को आप याद किए होंगे या बहुत सारे लेंदी आंसर्स याद किए होंगे, उस तरह से नहीं है। आप प्रिपेयर करें तो यू शुड नोट 1, 2, 3 पॉइंट फॉर्म में आपको रहना चाहिए कि अगर कोई आपसे सपोज पूछ ले कि कॉजेस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857,
तो आप जल्दी से 2-3 पॉइंट बता सके, सर द फर्स्ट दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस। अगर वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं देन यू कैन एक्सप्लेन एनी पॉइंट, बट फर्स्ट 2 and 3 पॉइंट्स तो आपको एकदम रेडी रखना चाहिए कि जैसे वो पूछे आप उनको बता सके दीज वर द कॉजेज़ फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1818। इसी तरह आपका हॉबीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हॉबीज़ लिखने समय बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि हॉबीज़ में वो क्या रखे, और किसी से भी कुछ पूछ के वो अपना हॉबीज़ लिख देते हैं। बट ये एरियाज़ ऑफ योर इंटरेस्ट है, ये ऐसा चीज़ है जहाँ पर जो आप खाली समय में अपना करते हैं, जो आपको इंटरटेन करता है, तो इसको चूज़ करते समय, बताते समय यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी प्रिपेयर कि उससे क्या पूछा जा सकता है। सपोज़ बहुत लोग हैं जो पूछा जाता है हॉबीज़ तो बता देते हैं गार्डनिंग, बट जब वो गार्डनिंग के विषय में पूछना शुरू किया जाता है तब वो बताने, अगर उन्हें पूछा जाए कि अगर विंटर अभी अक्टूबर के मंथ है, आप 3-4 प्लांट्स का नाम बताइए जो कि अभी लगाया जा सकता है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो विंटर में लगाया जा सकता है, अक्टूबर में लगाया जा सकता है, और आप नहीं बता पाते हैं, इसका मतलब दिस इज़ योर फेक हॉबी, दिस इज़ नॉट योर रियल हॉबी। सो इसमें आप हमेशा जो है अपना ऑनेस्टी बनाए रखें। ये जो डैफ से तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आप सोशल इश्यूज़ पे क्या व्यू देते हैं, यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा टेस्ट होता है, और डेफिनेटली दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन सोशल इश्यूज़। सो यू शुड प्रिपेयर द सोशल इश्यूज़, प्रिपेयर all the disadvantaged sections of our society like women, children, SCs and ST, old age people, poor। So इन चीज़ों पे होना चाहिए, और आंसर देते समय यू शुड शो योर सिंपैथी, आपको बहुत ही सिंपैथेटिक होना चाहिए, इनके प्रति आपकी सहानुभूति जो है वो नज़र आना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू विल बी सेलेक्टेड यू विल वर्क फॉर दीज डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस इन्हीं लोगों के उत्थान पर रहता है, इनके वेलफेयर पर रहता है। सो इसमें आपको महारत हासिल होना चाहिए। इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? फर्स्टली यू शुड नो द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, उनके क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको आप अपने से सोच के इसको कैटेगराइज कीजिए, प्रॉब्लम्स क्या है। सेकेंडली उसके क्या सॉल्यूशन है। जैसे वुमेन का प्रॉब्लम काफ़ी हो सकता है, एक प्रॉब्लम डॉरी डेथ भी है, एम्पावरमेंट है, अब इस तरह से आप इसमें डिफरेंट सब टॉपिक्स निकाल सकते हैं। अब इसमें आप प्रिपेयर कीजिए कि इस पे क्या प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और साथ ही साथ व्हाट आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग, क्या प्रोग्राम्स, क्या लॉ है इससे रिलेटेड, यू शुड नो वेरी वेल। साथ ही साथ सिंस यू आर गोइंग फॉर to be a civil servant, definitely you have to implement all the government schemes. So you should know the major government schemes or all the flagship programs of the government. ये आपको अच्छे से जानना चाहिए कि गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स क्या है, गवर्नमेंट का कौन कौन सा स्कीम्स हैं, उसके स्कीम का एम क्या है, दिस यू शुड प्रिपेयर। लास्टली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी यू शुड बी रेगुलर विद द न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ना है, मैगज़ीन पढ़ना है। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो वॉच द डिबेट्स, जो डिबेट चल रहे हैं या जो ट्रेंडिंग, जो न्यूज़ ट्रेंड्स कर रहे हैं, विच इज़ ट्रेंडिंग न्यूज़ है, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको डिटेल में प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे अभी के समय में अगर फार्म लॉ चल रहा है तो यू शुड प्रिपेयर्ड अबाउट द फार्म लॉज, उसके प्रोस कॉन्स, उस पर जो डिबेट्स हैं
उसको यू शुड नो वेरी वेल अबाउट ऑल दिस। और जब भी आप करेंट अफेयर्स या प्रोग्राम पे बनाएं, एक आपका अपना भी व्यू होना चाहिए। फॉर्मुलेट योर ओन ओपिनियन ऑल्सो। अगर उसे पूछ दिया जाए कि आपका क्या ओपिनियन है, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन, यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर योर ओन ओपिनियन। हमेशा ओपिनियन देने में आपको पीछे नहीं रहना है, और जो ओपिनियन हो वो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ओपिनियन भी देते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारा ओपिनियन कहीं बेस्ड तो नहीं है, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को लेकर तो बेस्ड नहीं है। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अपना ओपिनियन देना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है देन हाउ विल यू आंसर द क्वेश्चन। इंटरव्यू बोर्ड में आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन पीटी एंड मेंस, so you are knowledgeable, but the way you answer the question is very important। कैसे है? फर्स्ट आप में क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए या क्या ध्यान रखना है वहाँ पे, आई एम गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट, लिसन केयरफुली। इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। बोलने से ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे सुनना। यू शुड लिसन वेरी केयरफुली। और लिसनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा बस उसको लिटरली सुने। लिसनिंग का मतलब होता है कि जो बोल रहा है उसका मन में क्या है, वो क्या पूछना चाह रहा है, वो क्या जानना चाह रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना है कि आखिर वो जानना क्या चाह रहा है, वो पूछना क्या चाह रहा है। और ये तभी हो सकता है जबकि आप अच्छे से सुने। बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड मेंबर्स कहना कुछ चाहते हैं, आप सुन कुछ लेते हैं और जवाब कुछ देते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड लिसन वेरी केयरफुली। सेकेंडली, टेक ए पॉज before answering। You should not be in a hurry to answer the question। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जानते हैं अच्छा इसका आंसर मुझे मालूम है और समाप्त हुआ नहीं इंटरव्यू का क्वेश्चन और आप आंसर देना शुरू कर दिए। टेक अ पॉज। आप एक पॉज लीजिए, थिंक, क्वेश्चन को देखिए कि कैसे उसको आंसर हम दे। पॉज का मतलब ये नहीं है कि लंबा गैप लेना है, बट टेक अ लिटिल पॉज। डोंट बी इन हेस्ट टू आंसर, डोंट बी इन हरी टू आंसर द क्वेश्चन। बिकॉज आपने एक बड़ा अच्छा कहावत सुना होगा कि तीर कमान से और बात जुबान से। एक बार आप फरवरी में बोल दिए फिर वो वापस नहीं हो सकता है और उसका निगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ना होता है वो पड़ जाता है। सो आप एकदम ध्यान रखें कि बहुत सोच समझ के हमें जवाब देना है। सोच समझने का मतलब आपको ये नहीं है कि 1 मिनट तक आप सोचते रहे, बट डोंट बी इन हरी टू आंसर द क्वेश्चन। सेकेंडली, जब आप आंसर दे रहे हैं और सपोज़ कि ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, वहाँ पे डोंट मेक गेस। डोंट मेक अ गेस। गेस करने का, अगर आप नहीं जानते हैं, से नो, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। बट डोंट ट्राई टू गेस कि चलो एक बार तुक्का लगाते हैं कहीं सही हो जाए। दैट विल डेफिनेटली बी अ बिग मिस्टेक, इट वुड बी अ ब्लंडर। डोंट ट्राई टू चीट द बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स को कभी चीट करने का कोशिश नहीं किए कि कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, मुझे तो मालूम है सर को मालूम होगा नहीं और इसलिए वो मेरा सही हो जाएगा। ऐसा कभी करने का कोशिश मत किया। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो सीधा नो बोलिए। ठीक है, इस हो सकता है कि लगातार आपको 3 बार नो नो बोलना पड़े। एक क्वेश्चन पूछा, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ यू,
again there is a question, sorry sir, I am not aware of it. Third question, again you don't know, not aware of it. 3 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अब ये नहीं है कि 2 बार नो कह दिया, अब इसमें चलते हैं गेस मार देते हैं कितना बार नो कहेंगे तब तो मेरा इंटरव्यू ही गड़बड़ा जाएगा। ये कभी नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो नो बोलना है। दूसरी बात, ये 3 नो जो आपने बोला 3 क्वेश्चन का, इसका इम्पैक्ट आप पे नज़र नहीं आना चाहिए। इसका इम्पैक्ट मतलब ऐसा नहीं कि अब मैं घबरा जाऊं, आई फील नर्वस कि अरे अब तो मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया। हो सकता है कि इस 3 नो के बाद एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर अगर आप बहुत अच्छे से दे दिए और वो सारे आपका इंटरव्यू चेंज कर देगा। आपने जो 3 नो बोला है उसमें जितना निगेटिव नहीं गया है उससे डबल पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। बट इसके लिए यू हैव टू मेंटेन योर काम थ्रू आउट द इंटरव्यू, यू शुड नॉट बी नर्वस। अगर आप अपना काम मेंटेन किए हुए हैं, अपना पेशेंस मेंटेन किए हुए हैं, 3 नो के बाद भी आप क्वेश्चन का इस तरह से अच्छे से आंसर देंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि 10 में से 2 क्वेश्चन से भी आपका इंटरव्यू डिसाइड हो सकता है, और 8 आंसर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देकर हो सकता है कि वो 2 क्वेश्चन जिसका आंसर बोर्ड मेंबर एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने नहीं दिया और आपका इंटरव्यू गड़बड़ा गया। सो थ्रू आउट द इंटरव्यू you should maintain your calm, and last but not the least that you should be very courteous, sir, and pay respect to your board members. Do not enter into an argument with the board members. कभी बोर्ड मेंबर से आर्गूमेंट मत कीजिए, वो आपके सीनियर हैं। हमेशा यू शुड शो योर रेस्पेक्ट, यू शुड बी वेरी courteous टू द बोर्ड मेंबर्स। अब यहाँ पे ये है कि उनसे आर्गुमेंट करने का मतलब नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड मेंबर्स जो बोल दिए आप उस बात को सिंपली स्वीकार कर लिए। ऑलवेज ट्राई टू पुट योर पॉइंट, योर व्यू पॉइंट, डू नॉट शिफ्ट योर व्यू पॉइंट्स। किसी के कहने पे, किसी मेंबर्स के कहने पे या बोर्ड मेंबर्स के कहने पे आप शिफ्ट ना करें अपना पोजीशन। ये नहीं कि अभी कुछ बोल रहे हैं फिर बोर्ड मेंबर्स कुछ बोलने लगे तो शिफ्ट करिए, या सर दिस इज़ द वे, और फिर नहीं नो सर दिस इज़ द वे। अपना पोजीशन शिफ्ट नहीं किए, उसमें आपकी इनस्टेबिलिटी झलकेगी, आपकी पर्सनालिटी जो है वो स्टेबिलिटी नहीं झलकेगी। सो आर्गुमेंट नहीं करना है, बट अपना पॉइंट्स को भी शिफ्ट नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।